कल मैंने वेव ऑप्टिक्स का कुछ पार्ट डिस्कस कर लिया था। अब ये बात तो सबको समझ में आ गई थी वेव ऑप्टिक्स में कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए और किसने किसने थोड़ा सा इसमें अपना काम किया ना, योगदान दिया। तो सबसे पहले न्यूटन आए, है ना, फिर उसके बाद हाइगेंस आ गए थे, हाइगेंस के बाद मैक्सवेल आए थे, फिर ऐसे प्लांक, अरे बहुत लोग आए, है ना, धीरे धीरे। फिलहाल अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वे ऑप्टिक्स में जो पहली बात आती है वो क्या होती है। वे ऑप्टिक्स में हमें ये समझना पड़ेगा प्रकाश क्या होता है ना, है कि नहीं है, और प्रकाश के प्रमुख घटनाएं क्या होती है, निर्वात में इसकी चाल क्या होती है। नॉर्मली ये सबको पता होता है कि व्हाट इज लाइट, है ना, तो सब लोग बोल देते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें संवेदन उत्पन्न करती है और वस्तुएं देखने में सहायक होती है। जाहिर सी बात है ना, जिससे हम वस्तुएं देख सकते हैं। प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये होती है। अब ये जो विद्युत चुंबकीय उनकी बोल रहे हैं ये सब डिस्कस करेंगे, लेकिन बाय साइंटिस्ट ने इनकी कुछ प्रमुख घटनाएं होती हैं जैसे कि परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ठीक है ना, ध्रुवण आदि। ऐसे लगा दो आज तो पूरी कहानी खत्म हो जाती है इसमें। नहीं, बहुत सारी घटनाएं, किस किस घटना का नाम दोगे, है कि नहीं है। तो ये हो गया। तो मुझे समझ में आना चाहिए कि इसके संदर्भ में किसने किसने क्या क्या बोला। तो सर्वप्रथम कौन आते हैं, न्यूटन आते हैं, और न्यूटन ने इसके आधार पर कणिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उन्होंने बताया था हमारे वायुमंडल में बहुत सारे कण पाए जाते हैं जिसकी सहायता से हमारी प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर संचित करती है, मतलब एक जगह दूसरी ओर जगह जाती है। मतलब ये अगर किसी माध्यम का सहारा लेती है वो कौन होता है, कण, उन्होंने बताया था। तो मैंने इस पर कल अच्छा खासा एक लेक्चर दे दिया था, ठीक है। तो इसको हम पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, है ना, उसके बाद फिर इसको हम समझा देते हैं आपको। हेडिंग डालो, प्रकाश की द्युति प्रकृति। प्रकाश की द्युति प्रकृति। पहले हम लोग इस पर चर्चा करते हैं ना। अब होता क्या है, ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मैंने पूरा अच्छे से बता दिया था, प्रकाश तरंग के रूप में चलती है और प्रकाश कण के रूप में चलती है, पूरा ये लेक्चर दे दिया था ना, इसलिए इसको दोहरी प्रकृति के नाम से जाना जाता है। लेकिन अच्छे डिटेल से जानने के लिए जितना हमने लेक्चर कल दिया था आज उसको लिखना भी उतना जरूरी है, और उस पर एक छोटा सा डिस्कशन फिर से कर लेना चाहिए, मुझे लगता है ना। तो पहले चीज लिखे, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। जो हमारी आंखों में एक संवेदन प्रदान करता है, जो हमारे आंखों में संवेदना प्रदान करता है या उत्पन्न करता है, बोल सकते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में संचित होता है, प्रकाश सीधी रेखा में संचित होता है, प्रकाश सीधी रेखा में संचित होता है जिसकी निर्वात में चाल, निर्वात और वायु बेटा अलग अलग होते हैं, लेकिन हम निर्वात और वायु को लगभग में समान बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अलग अलग होते हैं। तथा निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग 3 × 10⁸, लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड होता है। और ये जो चाल होती है ये सबसे ज्यादा चाल होती है, सर्वाधिक चाल होती है, इससे सर्वाधिक चाल उत्पन्न हो ही नहीं सकता। तो अगर तुमसे पूछे कि प्रकाश की सर्वाधिक चाल कितनी होती है तो बोलना निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इससे अधिक प्रकाश की चाल नहीं हो सकती। कहीं से समझ में आ गई। तो इसमें थोड़ा सा और लिख लीजिए, जैसे कि प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन, प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन वर्ण विक्षेपण, प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन वर्ण विक्षेपण व्यतिकरण विवर्तन, व्यतिकरण विवर्तन तथा ध्रुवण आदि, तथा ध्रुवण आदि
प्रेक्षित होते हैं, प्रेक्षित होते हैं, प्रेक्षित होते हैं प्रकाश के संदर्भ में, प्रकाश के संदर्भ में अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा, प्रकाश के संदर्भ में अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग मत दिए गए, अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग मत दिए गए, अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग मत दिए गए। लिख लिया भाई सभी ने? ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे है ना, न्यूटन। लिखो न्यूटन। सर्वप्रथम न्यूटन ने कणिका का सिद्धांत प्रतिपादन किया। न्यूटन ने कणिका का सिद्धांत, एक्चुअल में ये सिद्धांत पहले किसी अन्य वैज्ञानिक ने दिया था, लेकिन इसका प्रमुख उल्लेख न्यूटन ने किया, इसीलिए हम लोग इसके नाम पर, न्यूटन के नाम पर इसको जानते हैं, न्यूटन के कणिका का सिद्धांत। ठीक है, न्यूटन के कणिका का सिद्धांत। तो लिख लो, सर्वप्रथम न्यूटन ने कणिका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया या प्रतिपादित किया। ठीक है, जिसकी सहायता से प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित होती है। जिसके वजह से क्या पता चला कि प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित होती है। ठीक है, सीधी रेखा में संचरित होने का मतलब उन्होंने ऐसे बताया था कि बहुत सारे कण विद्यमान होते हैं। अब क्योंकि प्रकाश में ऊर्जा पाई जाती है, तो जैसे ही वो ऊर्जा मिलती है तो कण एक दूसरे को डिस्टर्बेंस पैदा करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक रेखा का निर्माण कराते हैं। अब इसको तुमने देखा होगा, नॉर्मली ऐसे हम तुम्हें बताते हैं, जैसे आप लोग कभी सुबह उठते हो और जब सुबह का प्रकाश आता है, क्योंकि उसमें देखा जाए ये बोल सकते हो ऊर्जा कम होती है। ऊर्जा कम होने का मतलब वो तीव्रता कम होती है। ऊर्जा कम होने के सेंस का मतलब नहीं प्रकाश की ऊर्जा कम पड़ गई, ऊर्जा कम होने के सेंस का मतलब ये हुआ यहाँ पर तीव्रता कम होती है। तो उस सेंस में अगर आप देखो कि प्रकाश से किसी एक मौके द्वारा या फिर किसी एक छेद द्वारा जब प्रकाश अंदर करता है, रूम के अंदर एंटर करता है, तो वो एक एरो टाइप में तुम्हें नजर आता है, मतलब एक उसका पथ तुम्हें एकदम साफ साफ क्लियर नजर आता है कि नहीं आता है? देखा ना सभी लोगों ने? तो एक पथ नजर आता है। वैसे ही कुछ पथ हमने, मतलब इसका क्लियर पथ नहीं होता है अगर देखा जाए रियल में, लेकिन हम लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं कि एक सीधी रेखा में आगे की ओर गमन करता है। तो ये इनके कणिका सिद्धांत द्वारा प्रतिपादन किया गया था कि बहुत सारे कण होते हैं जो कि कंपन करते हुए आगे एक दूसरे को डिस्टर्बेंस पैदा करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ इस प्रकार से। और जब रिजल्टेंट को देखा जाता है तो लगभग ये सीधी रेखा में हमें प्राप्त होता है, ये देखा गया था। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो इन्होंने ये बताया कि सीधी रेखा में संचरित होता है, या ऋजु रेखी बोल सकते हो। दूसरा पॉइंट ये बताया है कि इन्होंने परावर्तन की घटना इसमें संभव हो सकती है, उसको भी इन्होंने सत्यापित किया था, है ना। और अपवर्तन की घटना भी इन्होंने इसमें सत्यापित किया था। ठीक है, तो ऋजु रेखी बताया, परावर्तन हो गया और अपवर्तन हो गया, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी लाइन मत बनाने लगना तुम लोग। परावर्तन अपवर्तन इत्यादि को ही समझा सके, इत्यादि को ही समझा सके। अब ये केवल इतना ही समझा पाए थे, परावर्तन अपवर्तन और सीधी रेखा में गमन करते, मतलब इतनी सिंपल थ्योरी है ना। बहुत सारी थ्योरी थी जो नहीं समझा पाए। वो कौन कौन सी थ्योरी थी? जैसे व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया, ध्रुवण हो गया, इस टाइप की जो थ्योरी थी, इधर वाली थ्योरी, ये एक भी थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। समझ पाए ना? कौन कौन सी थ्योरी हो गई? ध्रुवण हो गया, व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया और वर्ण विक्षेपण। अच्छा, वर्ण विक्षेपण किस घटना पे आधारित है? वर्ण विक्षेपण किस पे आधारित है? कण के आधार पर या फिर तरंग के आधार पर? तो कण के आधार पर होता है। वर्ण विक्षेपण क्यों डाल रहे हो? इसमें वर्ण विक्षेपण न डालो, व्यतिकरण डालो, विवर्तन डालो, है ना, ये डालो तो चलेगा। बात हम नहीं समझे? वर्ण विक्षेपण क्यों डाल रहे इसमें? तो डाल लो, जबकि व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण को समझाने में असफल थे, यानी जहां कण का उपयोग हुआ। अब आपने देखा होगा वर्ण विक्षेपण हम लोग कण का उपयोग कर लेते हैं शब्द में, है ना। तो जहां कण का इस्तेमाल हो रहा है वहां कणिका का सिद्धांत इस्तेमाल हो रहा है, जहां कणिका का सिद्धांत इस्तेमाल हो रहा है यानी वहां न्यूटन ने काम किया है।
बात समझ में आ गई? ये चीजें हैं, यानी न्यूटन ने कण के सिद्धांत के आधार पर ऐसे तो उनके सिद्धांत को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका मतलब उनकी थ्योरी इसमें एक्सप्लेन करने के लिए सहायक है। तो व्यतिकरण हो गया बेटा, ठीक है, और क्या हो गया? विवर्तन हो गया, ध्रुवण हो गया, ठीक है, इत्यादि। आदि को नहीं समझा पाए या नहीं समझा सके, आदि लिख लो, नहीं समझा सके। अब बताओ न्यूटन के बाद कौन आया था? न्यूटन के बाद कौन आया था? हाइगेंस। कल लेक्चर के दौरान मैंने बताया था हाइगेंस ने भाई कौन कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन कर दिया। हाइगेंस ने काफी थ्योरी एक्सप्लेन किया, लेकिन कुछ थ्योरी ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो हाइगेंस के अनुसार क्या क्या हम लोग सीखने को मिला वो भी हम लोग जानेंगे यहाँ पर। हाइगेंस ने क्या बताया था? ये इन्होंने कण के सहायता तो ली नहीं थी, इन्होंने कौन सी बात डाली थी? तरंगों का सिद्धांत के बाद पर किया था। तो तरंग के आधार पर चलो थोड़ा लिख लो, समझा तो रखा ही मैंने अच्छे से, तो लिखो हाइगेंस के अनुसार या हाइगेंस ने बोल सकते हो, हाइगेंस ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, हाइगेंस ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहा गया, जिसे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहा गया। ठीक है, इसे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहा गया। तो कल मैंने बताया था हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से क्या क्या डिस्कस हो चुका था। तो हाइगेंस ने अपने इस सिद्धांत के अनुसार परावर्तन को बता दिया, अपवर्तन को बता दिया, व्यतिकरण बता दिया, विवर्तन बता दिया, लेकिन अभी भी कुछ घटना ऐसी थी जो हाइगेंस भी नहीं समझा पाए थे। हाइगेंस ने अपनी थ्योरी के अनुसार जो न्यूटन ने बताया था वो तो समझा ही समझाया, बात समझ में नहीं आ रही है? हाइगेंस ने अपनी थ्योरी के आधार पर जो न्यूटन ने बताया था वो तो समझा दिया, और साथ ही साथ इन्होंने कुछ अन्य थ्योरी भी एक्सप्लेन कर दी। कौन कौन सी थ्योरी? व्यतिकरण, विवर्तन, बस। अब ये ध्रुवण को समझा नहीं पाए थे, ये ध्रुवण को समझा नहीं पाए थे, ठीक ना? ऐसा क्यों नहीं समझा, भी लिखवा देंगे। तो ये तो समझ में आ गया। न्यूटन ने क्या एक्सप्लेन कर दिया था? न्यूटन ने एक्सप्लेन कर दिया कि जो हमारे पास प्रकाश रेखा है एक ऋजु रेखी में संचित होता है, ऋजु रेखी रूप में। किस रेखी? ऋजु रेखी, मतलब सीधी रेखा में संचित होता है आगे की ओर। और परावर्तन एक्सप्लेन कर दिया था, और अपवर्तन समझा पाए थे। क्या नहीं समझा पाए थे बेटा? तो ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन इत्यादि को समझा नहीं पाए थे। बात कहानी क्लियर हो गई? चलो ठीक। अब इसके हाइगेंस, न्यूटन किसके बाद कौन आते हैं? हाइगेंस आते हैं। तो न्यूटन के बाद हाइगेंस आते हैं, और इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? हाइगेंस के तरंगिका का सिद्धांत, यानी तरंग सिद्धांत के नाम से हम लोग जानने लगे। अब हाइगेंस ने क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया? तो हाइगेंस ने परावर्तन, अपवर्तन और साथ ही साथ व्यतिकरण और विवर्तन भी एक्सप्लेन किया। लेकिन ये भी थे कि कुछ घटनाएं ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जैसे कि ध्रुवण। समझ आ रही है? तो इसको लिख लो भाई। कहां तक लिखा आप लोगों ने? हाँ, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहा जाता है या कहा गया। लिखो, इस सिद्धांत की सहायता से, इस सिद्धांत की सहायता से प्रकाश की घटना जैसे, प्रकाश की घटना जैसे, प्रकाश की घटना जैसे परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, व्यतिकरण, विवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन आदि को समझा सके, परंतु आदि को समझा सके, परंतु ध्रुवण की व्याख्या करने में असफल रहा। ध्रुवण की व्याख्या करने में असफल रहा। ऐसा क्यों हो पाया, मैं तुम्हें बताता हूं। क्योंकि जब इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया
तो उन्होंने तरंग के रूप में, उन्होंने तरंगे हमने बताया था दो प्रकार की होती हैं, एक अनुप्रस्थ होती है, एक अनुदैर्ध्य होती है। तो इन्होंने जो तरंग की बात की थी वो थी अनुदैर्ध्य तरंगे। कौन सी तरंगे? अनुदैर्ध्य तरंगे। और ध्रुवण में जो तरंग पाई जाती है वो होती है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है ना। तो इस घटना में अब क्योंकि इन्होंने जो एक्सप्लेन किया था अपनी तरंग को जो नाम दिया था वो दिया था अनुदैर्ध्य तरंग, और हमारे ध्रुवण में पाया जाता है अनुप्रस्थ तरंगे। जो इसमें वेव निकलेंगे उसमें कौन सी तरंगे पाई जाएंगी? अनुप्रस्थ तरंगे पाई जाएंगी। अब ये अनुदैर्ध्य तरंग की सहायता से तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, समझ में आ रही नहीं मेरी बात? तो इसीलिए ये इसको समझाने के लिए क्या रहे? असफल रहे। और भी कुछ कारण था, क्योंकि ध्रुवण केवल तरंग के आधार पर तो एक्सप्लेन होता नहीं है, इसलिए ये हमारा टॉपिक छूट ही गया। मतलब हाइगेंस के द्वारा ये टॉपिक छूट गया, मतलब इसको ये समझा नहीं पाए। तो आप लिख सकते हो कि ध्रुवण को क्यों नहीं समझा पाए, क्योंकि इसमें कौन सी तरंगे पाई जाती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे पाई जाती थी। लिख लेना, क्योंकि ध्रुवण में अनुप्रस्थ तरंगे पाई गई थी। अभी जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ना स्पेशली हाइगेंस की तरंग का सिद्धांत, तो मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा इनके सिद्धांत में क्या क्या था, ठीक है? तो तुम्हें पूरी बात समझ में आएगी एकदम एक्यूरेट। अभी तो ऐसे डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ इन्होंने क्या क्या समझाया और क्या क्या नहीं। अब हाइगेंस के बाद कौन आएंगे? मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने क्या क्या बताया था? मैक्सवेल ने कहा कि यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगें पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो लिख लो, हाइगेंस के पश्चात मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि प्रकाश तरंगे, मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंगे, लिख लो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। मैक्सवेल ने क्या बताया कि प्रकाश कौन सी तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और इन्होंने पता है गणितीय समीकरण दिए हैं, मैक्सवेल के समीकरण के नाम से जाने जाते हैं, जो कि बीएससी में हम लोग बहुत ही अच्छे डेरिवेशन फॉर्म में पूरी तरीके से इसको करते हैं। मैक्सवेल के 4 समीकरण होते हैं वगैरह वगैरह, फिर हम लोग उसको डिराइव करते हैं, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण समीकरण होते हैं, ठीक है। फिलहाल तुम्हारे यहाँ इतना नहीं है बेटा, तुम घबराओ नहीं मैक्सवेल के समीकरण डाल दिए जाएंगे तो थोड़ा लेवल क्रिएट हो जाएगा। वहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव आ जाता है जो कि मैथमेटिकल टूल है। मतलब इन्होंने मैथमेटिकल समीकरण दिए थे इसके आधार पर, समझे, मैथमेटिकल इक्वेशंस दी थी। तो हमें मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पढ़नी नहीं है, यहाँ इतना जानना है कि हाँ इन्होंने गणितीय अवधारणा भी दी थी। हमें यहाँ ये जानना है कि मैक्सवेल ने क्या दिया था? गणितीय अवधारणा दे दिया था। तो इस अवधारणा के आधार पर उन्होंने क्या क्या बात कही थी? इन्होंने क्या क्या बात कही थी इसमें? इस अवधारणा के आधार पर बेटा बातें नहीं, इन्होंने परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, ठीक है, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण सभी को बराबर तरीके से समझा दिया था। मैक्सवेल ने यानी कि न्यूटन ने कुछ बातें समझाई, हाइगेंस आए कुछ बातें और समझा दिया, ठीक है। और फिर मैक्सवेल आए कहीं तुम्हारी ऐसी तैसी सारी बातें समझा दिया, कहीं तुमसे जो ना सका वो हम करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे उन्होंने ध्रुवण को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो मैक्सवेल के सिद्धांत के आधार पर क्या क्या बातें समझाई जा सकी थी? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, वर्ण विक्षेपण आदि आदि लास्ट में जो लगा दो, शायद एक दो घटना छूट जाए हम लोगों से, तो वो आदि के अंतर्गत चली जाती हैं, ठीक ना। तो इसमें लिखो बेटा थोड़ा बहुत। गणितीय समीकरण से किस सहायता से? किसकी सहायता से? गणितीय समीकरण की सहायता से मैक्सवेल का सिद्धांत मैक्सवेल का सिद्धांत
किस नाम से जाना जाएगा? तो लिखो मैक्सवेल का सिद्धांत। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। देखो इस सिद्धांत की सहायता से, इस सिद्धांत की सहायता से परावर्तन, इस सिद्धांत की सहायता से परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, वर्ण विक्षेपण आदि को सफलतापूर्वक समझाया जा सके, समझाया जा सका। लिखो आदि को सफलतापूर्वक समझाया जा सका, आदि को सफलतापूर्वक समझाया जा सका। अब क्योंकि यार ऐसा तो है नहीं कि मैक्सवेल बहुत ही, हमने बताया ना मैक्सवेल अगर अच्छे हो जाते तो फिर दूसरे, हाँ प्लांक को आने की जरूरत क्या पड़ती है ना, और भी लोग तो थे बेचारे, वो तो रह ही जाते। तो मैक्सवेल भी थे कि कुछ घटनाएं समझा नहीं सके थे। वो कौन सी घटनाएं थी, जरा कोई नाम बताना चाहेगा? ऐसे कौन सी घटना है जो मैक्सवेल भी नहीं समझा सके? अब सोचो कौन सी ऐसी घटना बची होंगी। कॉम्पटन प्रभाव भूल गए हो क्या तुम लोग? कॉम्पटन प्रभाव, उसके बारे में कैसे जानोगे ना। तो इसमें लिखो कि मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कुछ प्रभावों जैसे, कुछ प्रभावों जैसे, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है, एक चैप्टर ही है तुम्हारे यहाँ प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना, इसके थ्रू जानेंगे हम लोग। प्रकाश विद्युत प्रभाव, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ठीक है। कुछ प्रभावों जैसे, कुछ प्रभावों मतलब कुछ प्रभाव ऐसे थे जो नहीं सिद्ध कर पाए, असफल रहे। कुछ प्रभावों जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, स्टार्क प्रभाव, स्टार्क 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 प्रभाव, ठीक है, तथा जीमान 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 प्रभाव आदि को या आदि की लिखो, आदि की व्याख्या करने में असफल रहे, आदि की व्याख्या करने में असफल रहे, आदि की व्याख्या करने में असफल रहे। अब इन प्रभावों को कौन समझाएगा भाई? प्लांक आएंगे, जाहिर सी बात है, लास्ट टाइम प्लांक आएंगे और ये सारी घटनाओं को समझा के रख देंगे। प्लांकी ने तो बहुत अच्छे से बोला था कि यहाँ पर केवल वेव नहीं होता है, न केवल कण होता है, यहाँ पे वेव और कण दोनों ही मिलकर कार्य कर देंगे तो हमारे ये सारी घटनाओं का जवाब दे पाओगे, नहीं तो दे नहीं सकते हो। तो इनकी घटना किसकी सहायता से सिद्ध हुई थी? उन्होंने कण का भी इस्तेमाल किया था, उन्होंने तरंग का भी इस्तेमाल किया था, यानी इन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंग का भी इस्तेमाल किया और इन्होंने कणिका के सिद्धांत का भी इस्तेमाल किया, और दोनों सिद्धांत को जब उन्होंने प्रॉपर्ली यूज किया तब वो सिद्ध कर पाए कि यहाँ पर ये कॉम्पटन प्रभाव, जीमान प्रभाव जो भी हैं सब आगे सिद्ध कर पाए। तो इन घटनाओं को कौन सिद्ध करने आते हैं? प्लांक, ठीक है। तो लिखिए इसके आगे थोड़ा सा, इन प्रभावों को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर व्याख्या की गई। इन प्रभावों को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर व्याख्या की गई। ये सब पढ़ाया जाएगा बेटा, जितने अभी थ्योरी तुम्हें बोली गई है, जितने प्रभाव तुम्हें व्याख्या बताने के लिए, मतलब जितने प्रिंसिपल अभी नाम गिनाए गए हैं,
सारे प्रिंसिपल बेटा तुम्हें पढ़ाए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, सारे प्रिंसिपल पढ़ाए जाएंगे तुम्हें। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इसका, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर। अभी नहीं है, अभी तो डिस्कस चल रहा है ना। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर व्याख्या की गई। आगे लिखो। अब इसमें इनका एक व्याख्या है ना, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या, वो है क्या, ठीक है, उस पर चर्चा करते हैं ना। तो वो हम सोच रहे हैं उसकी चर्चा कल कर लेते हैं और बात करते हैं कि इन्होंने कैसे व्याख्या की होगी, इन्होंने क्या इस्तेमाल किया था अपने लैंग्वेज में, ठीक है। इन्होंने फोटान की बात किया था, फोटान एक्चुअली में क्या होता है ना, कैसे उन्होंने किसी एक धातु पर कैसे ऊर्जा का मतलब कैसे उन्होंने काम किया, इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सभी चर्चा को अभी एक ही दिन सिखा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो कल मैंने जो भी लेक्चर दिया था तुम्हारा उतना आज मैंने लिखवा दिया, कल इसी पे लेक्चर हुआ था, याद है ना, कल मैंने इसी पे लेक्चर दिया था, अच्छा खासा जो भी चला था आधा घंटा थ्योरी, वो इसी पे लेक्चर चला था। तो किसी को इसमें कोई दिक्कत आई हो, एक बार पूरी थ्योरी पढ़ो, और किसी को कोई भी दिक्कत आ रही हो तो डिस्कस करो अभी हमसे, अभी हम आपको क्वेश्चनों को जवाब दे सकते हैं।